Hey folks, how have you been? So, here I am back with the Flat Earth Picture series, and this time it is with fellow Flat Earthers in India. Who could have thunk? This is going to be part 1 of the conversation with Saurav and Anirudh, and we talk about all kinds of conspiracies here. Primarily in this part 1, we discuss the whole Rona situation gone crazy in India in the past few months, and a lot more. So, the Charcha starts right after this intro music. I got hold of this music that I mixed like 3 years ago, and I've kind of made up my mind to use this as my intro as well as outro, like I've done in one of my previous videos. So I know you love it too, and you're going to get to hear it at the end of the video without my annoying voice overlay and with cool memes. I hope you enjoy your time. The earth isn't round, it's flat. How do you know? I've observed it in all my travels over Europe. It's flat. Everywhere it's flat. हाँ, डिस्कॉर्ड पे पिछले कुछ टाइम से अपना जो फ्लैट अर्थ वाला सर्वर है वो तो है ही, उस पर तो बीच बीच में जाते ही थे, लेकिन वहाँ पे मेन जो उनका लाइव स्ट्रीम चलता है उसमें फ्लैट अर्थ की ही बातें होती हैं, जिसमें कि अब कितना ही जिसको पता है कि अर्थ फ्लैट है वो कितना ही सुनेगा। तो धीरे धीरे उसमें से मेरा इंटरेस्ट तो निकल गया था। उसमें अलग से उसी सर्वर पे दूसरा एक चैनल है बिब्लिकल, जिसमें कि बीच बीच में लोग आके बाइबल रिलेटेड बात करते हैं, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट रहता है। ढूंढते रहता है बीच में कि अगर कभी मिल गए वहाँ पे लोग जहाँ पे डिस्कशन चल रहा है तो वही ज्वाइन करते हैं। अदर देन दैट फ्लैट अर्थ वाले सर्वर पे से तो मेरा इंटरेस्ट छूट रहा था। क्वांटम इरेजर के शोज़ में जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर लेते हैं, तो बस वो मतलब का काम है और उसके अलावा कुछ खास मतलब वैल्यू नहीं मिल रहा था, तो एक तरीके से बोर हो रहे थे। तो उस टाइम पे फिर सोचे कि चलो अब बाहर के लोगों को तो बहुत पता है, इंडिया के लोगों के लिए क्या किया जा सकता है। तो थोड़ा मोड़ा सर्च करके कि इंडिया का पब्लिक जो यूथ वाला है वो डिस्कॉर्ड पे कहाँ रहता है, क्या यूज़ करता है, वो सब थोड़ा पता करके बेसिक आइडिया हमको लगा एक कि समय रैना जो कमेडियन है उसका डिस्कॉर्ड पता चला मेरे को, ये ठीक ठाक एक्टिव रहता है इंडिया के हिसाब से। ऑल्दो मतलब मोस्टली यूट्यूबर्स, गेमर्स और एकदम जो उसी टाइप के बकचोदी काटने वाले लौंडे रहते हैं वही लोग आते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक्टिव है। वो करना चालू किए थे लगभग पिछले 1-2 महीने से। तो शुरू में वैसा हुआ, फ्लैट अर्थ के बारे में बात करते थे। धीरे धीरे आज के डेट में मतलब सिचुएशन ऐसा है कि वहाँ पे जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग की इसलिए बोल रही हूँ कि सब ऑलमोस्ट स्कूल जाने वाले लोगों से भी मेरा दोस्ती है। तो 16-17 साल के बच्चे हैं और मैक्सिमम मतलब यूथ वाला ही क्राउड है वहाँ पे। सो आज के डेट में अगर बोलेगा तो लोग पहचानते हैं मेरे को वहाँ पे कि कोई तो एक फ्लैट अर्थर है जो कि यहाँ पे आके फ्लैट अर्थ का ज्ञान देता है। और अभी बहुत हद तक मतलब जैसा ट्रोलिंग वाला इमेज बन जाता है ना कि ये तो आके इसके लिए तो भाई कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तेरे लिए तो साइंस नहीं एग्जिस्ट करता, ये नहीं एग्जिस्ट करता है, कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता, उस टाइप का इमेज बना के मेरा रख दिया है भले ही, लेकिन फिर भी बात करने का इंटरेस्ट का जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो लोग वैसे तो जो लोग पहचानते हैं वो लोग भिन भिनाने लगते हैं। तो बीच में ऐसा टाइम था जब ऑलमोस्ट डेली जाते थे तो अच्छा खासा फॉलोइंग हो गया था, कहीं पे ज्वाइन किए नहीं कि वहाँ पे ऑलरेडी आके लोग जमा हो जाते थे। आजकल होता है कि जाके बैठते हैं, जिसको जिसको इंटरेस्ट रहता है वो आता है, बात अगर चालू हो गया तो ठीक ठाक कॉन्वर्सेशन हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जाके बहुत सारा कॉन्वर्सेशन अदरवाइज़ जो होता है ना कि जो फ्लैट अर्थ सर्वर पे तो दिन रात चलता ही रहता है, अदरवाइज़ भी फ्लैट अर्थ रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्सेशन सुनते होंगे। लेकिन इंडिया के पब्लिक के साथ जिसको कि पता भी नहीं है कि फ्लैट अर्थ जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, या फिर चलो आजकल के पब्लिक को अगर पता भी है तो लेकिन उस डेप्थ में जाके जिस लेवल के ग्लोब अर्थर्स हमको बाहर मिलते हैं, रंपस को जानता ही होगा अनिरुद्ध। तो रंपस टाइप के लोग भले ही आज के डेट में इंडिया में नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुतों का कैपेबिलिटी है रंपस को भी पीछे छोड़ देने का। नॉट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज नॉलेज, लेकिन फिर भी लॉजिक जैसा वो लगाते हैं तो वो भी बहुत हद तक एकदम वही सब चीज़ें सुनने को मिलती है। तो वहाँ का बहुत सारा कॉन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड करके रखा तो हूँ वैसे, लेकिन अपलोड जब करना होगा फ्यूचर में करेंगे। तो फ़िलहाल मेरा
टाइम पास यही चल रहा है कि समय के सर्वर में एटलीस्ट सारे लोग पहचानते हैं कि फ्लैट अर्थ क्या है। मतलब वो लोग जानने लगे आजकल कि फ्लैट अर्थ चीज़ क्या है। हम्म। उसके अलावा एक दो और सर्वर था। श्वेताब गांगवार एक अच्छा यूट्यूबर था एक ज़माने पे, आजकल क्या करता है मुझे को पता नहीं है, लेकिन उसका भी फॉलोइंग है। और एक टाइम पे जब हम सुनते थे उसको तो बहुत हद तक सेंसिबल बात करता था बंदा। उसके भी कुछ कुछ अनिरुद्ध से बात किया था कभी। तो उसका कोई डिस्कॉर्ड सर्वर मिला था और वहाँ पे जिसने भेजा था मुझे वो बोले थे कि भाई देखो, समय रैना के सर्वर में तो ऐसे ही लौंडे लपाटे रहते हैं, उसके सर्वर में भी तुम्हें थोड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग मिलेंगे। और सच में वैसा हुआ। उस सर्वर में कभी जाके बैठ के बात छेड़े ही थे कि बहुत सारे लोग सेंसिबल आए एकदम। दो फिज़िक्स के पीएचडी वाले आ गए कि अरे बहुत इंटरेस्ट है फिज़िक्स में ये वो। तो मेरे को लगा कि अरे वाह, ये तो मज़ा ही आ जाएगा ये लोग से बात करने में। और एकदम सेंसिबल तरीके से कि देखो भाई, फ्लैट अर्थर है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, हम लोग सुनना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि ये क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये सब करते करते बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हो रहा था। लेकिन उस सर्वर का एक मॉडरेटर आया बीच में, थॉट पुलिस बन के, कि नहीं, फ्लैट अर्थ के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। और ये सर्वर शुरू में बहाना मारा कुछ कि नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग मॉडल लोग कुछ और करने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोगों को अपना कॉन्वर्सेशन बंद करना पड़ेगा। बाद में पता चला कि उसको कुछ करना नहीं था, उसको कॉन्वर्सेशन से प्रॉब्लम था कि भाई यहाँ पे बैठ के हमारे सर्वर में लोग फ्लैट अर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर में बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन चल रहा था, ऑलमोस्ट एक दो घंटे चला था, लेकिन अचानक से वो मॉड आया, हम लोगों को दूसरे चैनल पे भेजा, और विद इन लाइक 5-10 मिनट कॉन्वर्सेशन के आई वॉज बैंड फ्रॉम दैट ओ। सर्वर। मेरे को पता भी नहीं चला, लेकिन वहाँ पे अगर रहते तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता था। तो बात वही है, अभी हम दर दर की ढोकरें खा रहे हैं कंटेंट के चक्कर में। और बाकी अपने लोग जो हैं वो तो हैं ही इंडिविजुअली। तुम लोग सबसे जब भी अनिरुद्ध तेरे पास टाइम होगा, कभी करण भल्ला को पकड़ेंगे, कभी पांडा को पकड़ेंगे, और इंडिविजुअली 1-2 घंटे का कॉन्वर्सेशन करना है मेरे को। तो वो फ्यूचर का प्लान है। हम्म। पूछना ये था कि मतलब डिस्कॉर्ड पे ऐसा होता है ना कि टाइम पास ही अगर कर रहे हैं तो कमी महसूस होती है समझ रहे हैं ना, कि वहाँ पे बाकी सब कोई गैंग अप कर लेते हैं, एक कोई बात कर रहा है, उसके पॉइंट पे और ऐड करने के लिए 4 लोग आ जाते हैं, तो पूरी बात नहीं हो पाती है। वहाँ पे अगर कोई अच्छा होता है ना कि फ्लैट अर्थ में एक और एक मिल के 11 हो जाएंगे, जब उनको लगे कि नहीं भाई, एक ही बंदा नहीं है जिसको फ्लैट अर्थ के जो भी करेक्ट। जवाब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारे जवाब उनको कहीं से मिल जाए। मेरे को पता है कि तू तो डिबेट्स वगैरह सुनता है, तो जवाब तेरे को पता ही होगा। लेकिन वही है ना कि एक पॉइंट पे जाके मैं एंजॉय भी करने लगा था मतलब ऐसा नहीं है कि बस फैलाने के लिए फ्लैट अर्थ की बात वगैरह। मेरे को सच में बात करने में वहाँ पे बच्चों के साथ मज़ा आता था। और बहुत बारी ऐसा हुआ है कि 90-90 लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बाद में आके कि अरे देखो, बोलते भले ही हो आप बहुत उठ पटांग चीज़ें हो कि फ्लैट अर्थ है, ये है वो है, लेकिन भाई समझाते तो बहुत अच्छे से हो, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। माइक ले लिया अभी तो उसके भी वजह से थोड़ा और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो ये सब कुछ लॉन्ग टर्म में सोच के ही कर रहे हैं। बाकी फ्यूचर में देखो, जो जो साथ में रहे देखेंगे कहाँ तक खींच सकते हैं इसको। एक सवाल था अब मुझे कि क्या आपको लगता है कि जैसे आप कर रहे हो तो आपकी तरह बहुत लोग होंगे इन द रीसेंट पास्ट जिन्होंने सेम चीज कोशिश करी होगी कि चलो भाई बताते हैं यहीं पे इंडिया में तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगा हमारे देश में इस चीज को सप्रेस करने के लिए ऑलरेडी इन द रीसेंट पास्ट बोल रहे हो? 2015 2016 में भी। 2015 2016 में डाउट लगता है मुझे, पता है, कि इंडिया में कोई फ्लैटर जैसी चीज़ को पकड़ा होगा। एक तो नॉट जस्ट ये समझने वाली बात नहीं है ना कि तुम फ्लैटर जैसा कोई चीज़ देख के, वीडियो देख के समझ गए, उस पर तुमने रिसर्च करके तुमको समझ में आ गया। तुम बात कर रहे हो कि फिर उसके बाद जाके किसने इतना एफर्ट लिया कि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, वो भी सोशल मीडिया यूज़ करके, वो भी सोशल मीडिया में वीडियोस के फॉर्म में। सो आई कैन अग्री कि 2015-16 में भी ऐसे तो लोग होंगे जो कि फेसबुक पे में भी एरिक दुबे के वीडियोस या ओडीटी के वीडियोस शेयर कर लेते होंगे। लेकिन ये मानना कि
इंडिया में उस टाइप के लोग होंगे जिन्होंने कंटेंट बनाना चालू कर दिया, ये पता तो नहीं है मुझे। और अगर ऐसा कोई होता तो अभी फ्लैट अर्थ सर्कल्स में इतना मुझे आइडिया है, इतने लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ कि अगर होता ऐसा कोई तो पता चल जाता। एक है एक्सपोजिंग मेन स्ट्रीम, क्या नाम है उसका, दुष्यंत नाम का कोई अच्छा। लड़का है, हाँ। वीडियो शेयर किए थे, उसका लगभग 900 समथिंग थाउजेंड तक का फॉलोइंग है, और वो पिछले 2 साल से वीडियोस बना रहा है। सो उस बंदे से भी डायरेक्ट बात हुआ है, मतलब व्हाट्सएप में कांटेक्ट में था वो। सो मैं तो जितना जानता हूँ, जितना बड़ा वही है जो है, उससे ज़्यादा तो और किस कोई है नहीं। बट फिर भी इंडिया में कोई मीडिया होगा ना जो ट्राई कर रहा होगा सेंसर करने के लिए, सेंसर, या तैयार बैठे होंगे कम से कम। आई डोंट नो, मतलब तुम क्या अभी ये बात बाहर आने से छुपाने के लिए। आई मीन एंटाई फ्लैट अर्थ वीडियोस तो हैं जिनको लाखों व्यूज ऑलरेडी मिल चुके हैं इंडिया में। हम्म। और इंडिया में आपको पता है, एक बात फैलती है तो फिर हिट बहुत जल्दी से है। नहीं, तो क्या क्यों वो पता है, रेडी क्यों नहीं रखेंगे। फ्लैट अर्थ इंडिया में जो फैला भी है ना, वो ट्रिगर्ड इंसान जैसा बंदा एक फ्लैट अर्थर को इंडिया में पकड़ता है, जो कि एक मोटा सा बंदा नहीं है जो जानबूझ के जानबूझ ज़बरदस्ती से का, करा था। हाँ तो वही तो ज़बरदस्ती ट्रेन का, था ना वो तो। ये ज़बरदस्ती का वो उठपटांग इंग्लिश बोलता है। तो इंडिया में इतना ही अवेयरनेस है लोगों का, वो इससे ज़्यादा अंदर घुस के और देखेंगे ही नहीं। फ्लैट अर्थ का जो होता है ना कि मजाक के आगे के लेवल का सोचना, वो हम्म। अभी मैं इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ। अनलेस कि जैसा बताया ना कि बहुत ही मॉडर्न टाइप के लोग हों, आज के ज़माने का जो यूथ है, तेरे उम्र के जो लोग हैं, वो लोग जानते भी होंगे कि फ्लैट अर्थ जैसा कोई चीज़ है, और वो लोग रिसेप्टेबल हो सकते हैं इन द फ्यूचर। लेकिन मेरे को नहीं हाँ। लगता कि जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं वो इवन इन फ्यूचर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो वो तो हम लॉस्ट कॉज मान के ही चलते हैं। हम्म। बस यूथ जो है उसको चांस है कि जगा सकते हो। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव बात यही, एडवांटेज यही है कि मैक्सिमम लोग बिलो 30 एज ब्रैकेट में ही आते हैं। तो अगर इनका इनमें बात फेमस होना चालू हुआ, या इवन वी आर एबल टू ब्रिंग इट टू द डिस्कशन कि लोग बात करना चालू कर रहे हैं इसके बारे में, यही अपने आप में बहुत बड़ा चेंज ले आ सकता है। सिंपली हम्म। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं ना कि चलो वुल्फी 60-20 और फाइट द फ्लैट अर्थ और साइम एंड डैन, इसके जैसे भी लोग तो एग्जिस्ट करते हैं ना। हम्म। तो उनको एग्जिस्ट करना पड़ रहा है, यही हमारे लिए अचीवमेंट है, समझ रहा है? कि वो इतना बड़ा बड़ा अपना चैनल बना के अपने चैनल पे एंटी साइंस स्यूडो साइंस वाली बातें करते हैं, यही तो अपना अचीवमेंट है। अब वो पूरे का पूरा डिस्कशन को किसी एक डायरेक्शन में कम से कम आगे तो ले जा रहा है। इंडिया में तो डिस्कशन डज नॉट इवन एग्जिस्ट ना, तो पहले डिस्कशन होना पड़ेगा। इसीलिए तो रैंडम डिस्कॉर्ड पे जाके कोई भी आदमी को पकड़ के फ्लैट अर्थ बताने का क्या मतलब बनता है? कि वो फ्लैट अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात नहीं है। लेकिन बात फैले तो थोड़ा इन लोगों को पता तो चले कि फ्लैट अर्थ करके भी कोई चीज़ है। हाँ अग्रीड, लेकिन FTFE या फिर ब्लू मार्बल साइंस हम्म। या फिर ये सब लोग जो हैं, हाँ। आप कह रहे हो कि ठीक है अचीवमेंट है कि इतने लोग हमारे एंटा जा रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि दे वर पुट इन प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब यस। ऐसा नहीं कि साइमन डैन खुद से इनिशिएटिव लिया। ऑब्वियसली यस, अग्रीड। वही तो। तो ऐसा नहीं है देवर पोर्ट देयर। देखो प्रोफेसर डेव का अगर तुम सोचोगे, या हाँ वो तो साइमन मेरे को, मैं साइमन बात डैन का करने आता हूँ। किसी का भी अगर तुम सोचो, तो मान लो ये लोग छोटे मोटे यूट्यूबर्स थे पहले से, कुछ ना कुछ अपना काम करते थे। अब इनको ट्रैक्शन मिलना चालू हुआ जब मान लो एक पॉइंट पे आके 2015-16 में इन्होंने एंटी फ्लैट अर्थ वाला स्टैंस एक लिया, और अचानक से इनको दिखा कि ये स्टैंस लेने के बाद इनका फॉलोइंग बढ़ने लगा। अब ये अगेन ऑर्गेनिक तरीके से यूट्यूब ने नहीं किया होगा, यूट्यूब ने जानबूझ के वो उस टाइम पे ढूंढ रहे होंगे कि भाई फ्लैट अर्थ के इतने वीडियोस बन रहे हैं, तो एंटी फ्लैट अर्थ वाले हमारा एजेंडा प्रमोट करने वाले लोग कौन हैं। और उस मोमेंट के बाद तुम बोल सकते हो कि उसका जो भी प्रमोशन हुआ है, उसको फ़ैन फॉलोइंग जो दी गई है, इधर उधर रिकमेंडेड में उसको दिखाते होंगे, ये काम यूट्यूब ने उसके साथ मिल के कर लिया है। और उसके बाद से मे बी उसको किकबैक्स भी आते होंगे फॉर सेइंग वट एवर ही इज़ सेइंग अगेंस्ट फ्लैट अर्थ।
तो ऐसे ही वो लोग पकड़ते हैं अपने लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से ही किसी को उन्होंने इम्प्लांट करने के लिए ही लाया है। वैसे जो केसेस होते हैं वो मान लो मार्क सार्जेंट या एरिक दुबे के केस में बोल सकते हो कि उनको पता था कि ये बात बाहर निकलेगी, या फिर निकालना था उनको खुद से ही, और उन्होंने अपने लोगों को, बंदों को वहाँ पे प्लांट किया बिल्कुल शुरू से ही। लेकिन एंटी वाले केस में मुझे उतना तो नहीं लगता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली हो ही सकता है। हम्म। इसराइल पैलेस्तीन का क्या चल रहा है पंडा? एक चीज जो मेरे पास लास्ट अपडेट है वो ये है कि इसराइल बोला कि अगर ये वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद भी हम लोग पैलेस्तीन लेंगे कि नहीं अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो ये बड़ा फनी था कि भाई तो मार क्यों कर रहे थे बैठ के। यही मेरे पास लास्ट अपडेट है। उसके बाद अभी तो सीज फायर कर दिया है, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। नहीं मतलब, क्या लगता है तुमको कि कहाँ ले जाना चाह रहा है वो लोग, या फिर कुछ इससे जो हमको सरफेस लेवल में दिख रहा है उससे अंदर भी कुछ समझने का है क्या? नहीं पता, आइडिया नहीं है। क्या लगता है तेरे को, बता। अनिरुद्ध तेरे पास भी कोई आइडिया है तो बता। नहीं मतलब, हम पहले सवाल अपना क्लियर कर देते हैं कि हाँ हम समझ गए, इसराइल मतलब तो बाहर दिखा रहा है उसके अलावा भी कुछ है कि नहीं अंदर का चीज। हाँ, तो बेसिकली मतलब इसराइल का जो हम लोग हिस्ट्री जानते हैं, तो एक तो हिस्ट्री हो गया मॉडर्न इसराइल का, लेकिन हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो टेम्पल वाला जो खेला है और इनका जो आपस में ही फाइट है, ये कोई नया तो नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो उस हिसाब से आज के डेट में जो चल रहा है वो कैसे इम्पोर्टेंट है या क्या इम्प्लिकेशन है उसका, वो हम जानना चाह रहे थे। हम्म। हम मतलब पता नहीं, मेरे पास तो उतना डिटेल फिलहाल नहीं है इसके बारे में। और इनफैक्ट हम भी समझना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत सर्च इधर उधर किए थे, बट उतना कुछ समझ में आया नहीं मेरे को डीप लेवल का। ये वाला कॉन्वर्सेशन में रॉबी अगर होता तो मज़ा आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बाइबल वगैरह का जो एंगल है वो तो हमको भी नहीं पता है। हाँ करेक्ट। लेकिन ओवरऑल हिस्ट्री में अगर जाओगे तो है कुछ कुछ, गॉग में गॉग का फाइट का मेंशन है बाइबल में, जो कि अभी प्रेजेंट डे में चल रहा है हमारा, कि इसराइल के चारों ओर जो 7 नेशंस है, लिबिया, भी सॉरी, लेबनन, सीरिया, टर्की, इजिप्ट, सो ये सब को लेके कुछ प्रोफेसीज किए गए हैं बाइबल में। तो हम मतलब कनेक्ट क्या है हिस्ट्री का अभी जो हो रहा है उसके साथ, तो बेसिकली 1947 में भी जो इसराइल बना था ना, वो भी एक तरीके से इजरायली लोग जो बाइबल में मानते हैं और उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, उनके लिए वो भी एक फुलफिलिंग ऑफ द प्रोफेसी था। ये समझ रहा है ना, कि उनके बाइबल में जो 3000 साल पुराना बुक है, उसमें बोला गया था कि एक टाइम आएगा जबकि इजरायली लोग को अपना जो प्रॉमिस्ड लैंड है उसमें रिस्टोर कर दिया जाएगा। और दैट हैपेंड इन 1947। 67 में जो 6 डेज़ वॉर था, जिसमें कि वो फाइनली अपना जो डोमिनेंस है वो इस्टेब्लिश किया। सो अगेन वो भी कहीं ना कहीं उनके स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग वो भी लिखा हुआ था कि कभी ना कभी ये होने वाला है। और सेम तरीके से जो टू टेम्पल्स बोलते हैं ना कि क्या, जेरूसलेम, टेम्पल ऑफ जेरूसलेम, तो हम्म। किंग डेविड का पहला वो टेम्पल था, किंग डेविड ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था और किंग सोलोमन ने बनवाया था द टेम्पल ऑफ इसराइल, फर्स्ट टेम्पल जेरूसलेम में, जिसको कि बाद में फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर से सेकंड टेम्पल बना था और कोई किसी किंग के द्वारा, फिर वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। और बोलते हैं कि थर्ड टेम्पल कभी बनेगा फ्यूचर में। और हाँ थर्ड टेम्पल वाला ये हम सुना है। तो यही है कि इसराइल थर्ड टेम्पल बनाने से पहले अभी देखो अल अक्सा मॉस्क को डिस्ट्रॉय करेगा, आप आसपास का जो उसका कंट्री सब है वो सबको पकड़ने वाला है। सो ये अगर लॉन्ग टर्म में तुम सोचोगे तो बहुत कुछ होने वाला है, जिसका कि अभी जस्ट ग्लिम्स दिख रहा है हमको। ये यहीं से एस्केलेट हो के
डाउन द ईयर्स हो सकता है कि बहुत बुरा हो जाए, जिसमें कि बताया जाएगा कि यही पॉइंट था कि 2021 में जब वो लोग का झड़प चालू हुआ था, वहीं से इट वेंट स्टार्टेड गोइंग डाउन हिल। लेकिन वही ना कि टाइमलाइन और ये सब का एग्जैक्ट पता कर पाना, वो तुमको वर्ल्ड इवेंट्स कैसे कैसे हो रहे हैं उसी से पता चल सकता है, उसी से तुम गेस कर सकते हो कि बहुत सारा चीज़ जो लिखा हुआ है, जो तुम आइडिया बना के रखे हो, वो जब तुमको दिखेगा कि एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट होने लगा है, तब मतलब फिर समझ जाओ कि अकॉर्डिंगली और जो जो चीज़ बोला गया है कि इस टाइम पे होने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं वो लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो वही है, बहुत डीप है ये सब कुछ जो भी हम लोग देख रहे हैं, और उसमें इसराइल का जो रोल है वो तो है ही। अभी वाला ये स्टार्ट कैसे हुआ था ये तो पता ही होगा ना तेरे को। स्टार्ट कैसे हुआ था अभी वाला कॉन्फ्लिक्ट? हाँ। तो हमास से चालू किया, फिर उधर से वो लोग बोलता है कि हम लोग रिटेलिएट किए, तो एकदम इंसिडेंट क्या था जो चालू किया वो तो हमको नहीं पता। हाँ तो मतलब वही जो मीडिया में आया था वो तो यही था कि हर साल ईद के टाइम पे ये लोग जाता है जेरूसलम। ओह अच्छा अच्छा। तो वहां पे बोला नहीं आने देंगे। बोला कि तुम लोग जो करना करो बट इधर ईद पे आना बंद। वहां से एस्केलेट हुआ पूरा। और उसके बाद फिर मार कर दिया। और भी कुछ तो कुछ इस। है तो वही चीज ना, तीन रिलीजन का तो वहीं से स्टार्टिंग दिखाता है। मतलब तुम्हारा इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का और ज्यूज का, मतलब स्टार्ट ज्यूश का। स्टार्टिंग नहीं है बट इम्पोर्टेंट है जेरूसलम तीनों के लिए। हाँ मतलब तीनों आके वहां कनेक्ट हो जाता है जैसा बोला। हम्म। अब वो लोग बोल रहे हैं कि इस्लाम को भगाओ यहाँ से। हम्म। तो ये इस पे प्ले कर रहा है। और तुम वही जो बोल रहा था अभी कि मॉस्क वगैरह डिस्ट्रॉय कर सकता है फ्यूचर में, हाँ वो पॉसिबिलिटी है। और कोई भी एक मॉस्क या दो मॉस्क तोड़ देगा तो पूरा दुनिया में मार हो जाएगा। हम्म। वो तो है ही। अब वही है बीच में, अगर क्या पता कि कब ईरान का खिसक जाएगा। वो इतने दिन तक झेल रहा है, लेकिन फिर भी कब वो सोच लेगा कि रिटेलिएट करना है हमास रीजन को। तो अभी हमास जो हज़ारों बम गिरा रहा है, मज़र से अभी बात कर रहे थे, तो वही कि कहाँ से वो लोग का फंडिंग आ रहा है। फंडिंग तो आसपास का कंट्रीज अभी कर रहा है ना, दैट मीन्स कि उसके सपोर्ट में है। सारे अरब कंट्रीज़ में अभी बोला जा रहा है कि मुस्लिम लोग जो यूनाइट हुए हैं ना, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि फॉर अ कॉमन कॉज मुस्लिम लोग यूनाइट हुए हैं इन द रिसेंट पास्ट। तो अगेंस्ट इसराइल सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ फिर जाके यूनाइट हो रहे हैं। इवन छोटे छोटे कंट्रीज़ में भी वो लोग अपना ये बनाना, लोगों का ग्रुप बनाना चालू कर दिए हैं कि फ्यूचर में हम लोगों को ज़रूरत होने वाला है लड़ाई के लिए। तो देखो कहाँ जाता है ये सब कुछ। हम्म। सिविल अनरेस्ट तो ये लोग लाएगा घुमा फिरा के जैसे तैसे। वो तो आना ही वो है। कब लाएगा, किस टॉपिक पे लाएगा, कुछ आइडिया नहीं। हम्म। क्योंकि अभी जो एक टाइम था जो पार हो गया, मतलब पार क्या हो गया, ऑलमोस्ट एक साल पहले से हम लोग ये सब बात कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसा वैसा। वो तो गया, अभी तो नहीं हुआ। सो नाउ अब नया किस चीज पे स्टार्ट होगा, क्या होगा पता नहीं। ये फार्मर्स वाला भी स्टार्ट हुआ, फिर वो भी अभी तो साइड कर दिया है उसको भी। पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, सब चीज का ग्लिम्स दे के छोड़ दे रहा है, बाद में कहीं ना कहीं सबको कनेक्ट करा देगा। ओ अच्छा, इसका तुम बोल रहा था ये कोरोना वायरस का, हम लोग सोचे थे कि और बहुत ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन धीरे धीरे नहीं नहीं, सिचुएशन। कोरोना का नहीं बोल रहा हम बोल रहे कि सिविल अनरेस्ट का चालू हुआ था तब हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये सब तरफ होगा। और मतलब हम्म। काफी चांसेस है कि अभी तुरंत ही हो जाए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वही हम बोल रहे कि अब क्या प्लानिंग है, किस टाइम पे करेगा, वो तो मतलब डिकोड करना बहुत ही मुश्किल है। देखो यही तो बात है, सिविल अनरेस्ट के बारे में तुम क्या ही बोल सकता है। इंडिया में लोगों का जहाज झरक रहा है, हर एक दिन कितना कितना लोग जाग रहा है। तो ये किस दिन टिपिंग पॉइंट को पहुंच जाएगा, किस दिन सच में कुछ चेंज आ जाएगा, कौन बोल सकता है। और जब तक कि ऐसा कुछ एक्चुअली होगा, वो लोग और कुछ बड़ा प्लान करके रखा है ना ऑलरेडी, वो अनलीश कर देगा। तो वही बात है कि इससे पहले कि हाँ हम हाँ, लोगों को सब लगे। कुछ का तो एक हम्म। पेल्स लगा के रखा है। हम्म। वही है। हम्म।
कोरोना वाला में भी ड्रग्स वाला बहुत अजीब है यार, मतलब वैक्सीन छोड़ो, जो ड्रग्स है अगर तुम देखोगे अभी तक में HCQ से। अबे मेरा आवाज वाइब्रेट मतलब ये तुम कुछ किया था क्या? ये अचानक से मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रहा हाँ हाँ, इको आ रहा होगा, हम म्यूट कर ले रहे। था। अच्छा। हाँ तो हम बोल रहे थे कि ये इसका ड्रग्स का देखो, अभी मतलब वैक्सीन का तो चलो ठीक है, 2-3 साल बाद पता चलेगा कि एक्चुअली सीन क्या है नहीं है। लेकिन अगर तुम ड्रग्स का देखेगा तो वो HCQ के टाइम से, जब HCQ के लिए इतना हल्ला उल्ला किया, उसको इतना जन को दे भी दिया, और अभी भी हम सुन रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगा दवाई, वो लोग को भी HCQ ही दे रहा है। तो उसका अभी क्या फ्यूचर में साइड इफेक्ट आएगा नहीं आएगा पता नहीं। उसके बाद रेमडेसिविर के लिए इतना मार किया, अब उसको भी बैन कर दिया। तो ये वाला जो एक ये लोग सर्कस चला रहा है ना, कि एक ड्रग लो, फिर उसको जब उस पे हल्ला हो तो बंद कर दो, फिर स्टार्ट करो फिर बंद कर दो। तो ये सारा भाई बड़ा अच्छा खासा पॉपुलेशन को दे चुका है। तो वो लोग का अभी साइड इफेक्ट क्या आएगा नहीं आएगा, वो मेरे को ज्यादा लग रहा है इम्पैक्टफुल हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन वाला तो जो भी है वो शायद थोड़ा टाइम के बाद आएगा। इतना तो ये लोग भी दिमाग लगा लिया होगा कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें 1 साल में ही चालू हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेट करना है ना। अगर उसका इफेक्ट आ जाएगा तो फिर कोई लेगा ही नहीं। तो ऐसा मतलब मेरे को लगता है। और इसका वर्ल्ड बैंक वाला एक डेटा आया था जिसमें गीता गोपीनाथ वो बोली थी, एक प्रोजेक्शन कि 2022 के एंड तक 60-65% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। आई थिंक वो 2 डोजेस की बात कर रही है, एक डोज तो बहुत ज्यादा जन को लग चुका होगा। वो सब भी है। अब देखो, तो ये सब जब डेटा और प्रोजेक्शन देखते हैं ना, तो फिर हमको लगता है कि वैक्सीन का इतना शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आ जाएगा तो फिर लोग लेंगे नहीं। लेट्स सी। बाकी बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को IR थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर भेज रही है। ये पता चला तुमको? नहीं। अभी अमेजोन अपने सारे एम्प्लॉयज को भेजी है IR थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर। इससे तो साला और पागल हो जाएगा लोग। एक छींक आ गया, चलो चलो टेम्परेचर चेक करो, ऑक्सीजन देखो, और पैनिक फैलेगा। वही तो चाहता है, और क्या। हाँ देखो ना, पासपोर्ट भी धीरे धीरे कैसे न कैसे करके वो लोग कर ही दे रहे मैंडेटरी। देख, पासपोर्ट वाला जो है ना, उसमें एक सिलेक्टिव चीज आ जाएगा कि जिसको कंपनी एकदम मैंडेटरीली भेज रहा है, या जो एकदम ग्लोब ट्रोटर्स टाइप हैं जिनको घूमने का अलग आग लगा हुआ है, उनके रेस्पेक्ट में वो चलेगा। बट इंट्रा कंट्री में, मतलब नेशन के अंदर अगर देखो तो वहां पे भी कुछ आएगा नहीं, तो फिर क्या लोग बोलेंगे ठीक है बाहर नहीं जाएंगे, क्या दिक्कत है। देखो क्या आता है नहीं आता। वैसा लाइफ कैसे तुम मतलब इमेजिन भी कर पा रहे है? जब तुमको बोल दिया है कि तुम मान लो ट्रेन में नहीं ट्रैवल कर सकता है या फ्लाइट में नहीं बैठ सकता है, तो क्या तुम इवन मतलब इमेजिन भी कर पा रहा है कि एक स्टेट में तुम बंद के रह गया? उस स्टेट के आसपास जितना खुद से ट्रैवल कर सकता है, अदरवाइज सारा ट्रैवल का राइट्स पूरा कंट्री तेरा है ही नहीं। तुम ट्रैवल कर ही नहीं सकता। हाँ वही बोल रहे हैं, तो वो वाला लेवल पे एक्चुअली मतलब की दिक्कत होगा। बाकी इंटरनेशनल ट्रैवल वाला जो कि तुरंत इम्पोज अभी ये लोग कर देगा, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जिसका फैमिली बाहर रहता है, अब्रॉड रहता है, कंटिन्यूअसली आना जाना होता है, वो लोग को दिक्कत होगा थोड़ा। हम्म इफ दे आर ओपन टू वैक्सीन तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। गजब मिस्टीरियस है लेकिन भाई सब चीज।
और अनिरुद्ध बताओ। हाँ, मेरे इधर तो न्यूज़ आ रहा है कि यंग लोग जो हैं, मतलब 32, वो भी कोविड से मर रहे हैं। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? ये तो भाई मैं पूछने वाला था तुमसे। ये तो अभी डिस्कस करना बनता ही है क्योंकि बहुत बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में तो है ही ना, जिन जो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में और ये सब बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी लोगों का जो होता है ना कि इतने दिन से कोरोना को होक्स बोलते आ रहे हैं कि अरे कुछ वायरस वायरस है नहीं, पर अब जाके जब उनको भी अपने आसपास में ऐसे केसेस नज़र आ रहे हैं तो अच्छे अच्छे लोगों का जो भरोसा था वो थोड़ा डगमगा गया है। और हम्म। वो इधर उधर मतलब आंसर्स ढूंढ रहे हैं, कोई उनको आंसर दे दे कि नहीं भाई लोग मर रहे हैं तो कैसे मर रहे हैं। हम्म। नाउ द हम्म। पॉइंट इज़ कि तुम मतलब बस लोगों के सामने अपना नाक बचाने के लिए कि इतने दिन तुमने बोला है एक बात और अभी वो बात गलत साबित हो रही है, तुमको बस इतना ही फ़र्क पड़ रहा है, या फिर तुम एक्चुअली समझना चाह रहे हो। तुम मतलब तुम्हारे लिए भी एक मिस्ट्री है और तुम भी कहीं ना कहीं उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस ले आता है कि अगर तुम सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पीछे भाग रहे हो ना, तो तुम जो क्रिटिकल माइंड था तुम्हारा उसी को छोड़ दिया तुमने। और उसके बाद तुमको जो भी एक्सप्लेन कर देगा ना कि अरे 5G की वजह से हो रहा है पता है, तो तुम मान लोगे। क्यों? क्योंकि अभी तुमको उस चीज़ की ज़रूरत है कि तुमको कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए जिससे कि तुम रिप्लेसमेंट। हम्म। बोल सको कि हाँ दिस इज़ नॉट कोरोना वायरस, दिस इज़ समथिंग एल्स। बट पॉइंट वही है कि यू कैन नॉट डिनाई रियलिटी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था, पिछले साल भी ऐसा नहीं हुआ था कि आसपास में रिलेटिव्स फ्रेंड्स जिससे पूछो उसके आजू बाजू कोई ना कोई उसको इस टाइप का पेशेंट मिल जाएगा, स्पेशली यंग लोग हु आर काइंड ऑफ ड्रॉपिंग डेड, जो नहीं हुआ था। अब यही है, ये सब बात कर रहे थे पहले भी पंडा के साथ और बहुत पहले रॉबी के साथ भी हुआ था क्योंकि हम लोग साथ में ये सब बात करते हैं। तो आ, कैसे समझाएं कि इसको, एक तो जो सारे फैक्टर्स हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि मास्क पहनने के वजह से, एक फियर साइकोसिस के वजह से, ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट तो करेंगी तुम्हारे बॉडी में कुछ ना कुछ जो सिम्टम्स होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो पावर काम करता है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि ऑकल्ट में डील करते हैं ये लोग, वो लोग डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड के थ्रू जो भी अचीव करना है वो अचीव करते हैं। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के थ्रू सम हाउ दे हैव, क्या बोलेंगे कि दे हैव मेड इट अ रियलिटी कि अभी जो तुम केसेस देख रहे हो वो सच में उस टाइप के केसेस हैं जिसमें कि यंग बच्चा जिसको अदरवाइज कुछ नहीं होना था लेकिन उसको हो रहा है। नाउ अगेन द रीज़न फॉर दैट इज़ स्टिल नॉट कोरोना वायरस। एंड 5G भी मेरे को तो डाउटफुल ही लगता है कि 5G के रेडिएशन के वजह से इंडिया में ये सारे केसेस आ रहे हैं। ऑल्दो इसके भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी 5G वाला चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। एक पॉसिबिलिटी जो लगता है इज़ कि 4G, ये 4G 5G ये सब के बारे में जब पता कर रहे थे तब पता चला कि हम लोग बात करते हैं कि नहीं इंडिया में तो 5G टावर्स है ही नहीं। तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी से जितना ना फ़र्क पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि भाई उसी फ्रीक्वेंसी में तुम कितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेज रहे हो, वोल्टेज कितना ज़्यादा है तुम्हारा। सो बेसिकली बैंडविड्थ सेम रख के भी वो बहुत ही हाई वोल्टेज वाला सेम फ्रीक्वेंसी, बट उसमें कुछ तो अलग है कि उसको वोल्टेज भेजने के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। सो वो चीज़ वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इसीलिए नॉर्मल 4G टावर्स में भी आसपास जो हमें दिखते हैं वो 5G टावर्स जो हमें लंबे लंबे कैंडल्स और सर्कुलर डिस्क्स दिखते हैं 5G टावर्स में, वो मेरे को अपने चारों ओर कितने जगह पे दिखता है, लेकिन बोलने को तो 5G टावर्स नहीं है ना। सो बेसिकली 4G टावर्स आर ऑल्सो केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग समथिंग अदर देन जस्ट द 4G रेंज। गॉड नोज, हो सकता है दैट इज़ पॉसिबल। हो सकता है कि उसका कोई टेस्टिंग वो लोग कर रहे हैं जिसके वजह से एक्चुअली कुछ लोग हार्म हो रहे हैं। आउट ऑफ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑब्वियसली सब कोई नहीं बीमार पड़ जाएगा, लेकिन कोई कोई जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट झेल नहीं पाया उस चीज़ का, उसका इम्यून सिस्टम उस पॉइंट पे जवाब दे गया, उसमें हमें दिखेंगे सिम्टम्स। सो यही है कि है बहुत सारी चीज़ें जो कि एक साथ कंबाइन हो के आज के डेट में हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बोलो कि
एक्सेस डेथ्स हो रहे हैं ये अभी भी डाउटफुल है। न्यूज़ में, मीडिया में हमें जो भी दिखाया जा रहा है उस पर रत्ती भर भी भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। बहुत हाई लेवल का वो लोग ड्रामा दिखा सकते हैं, मतलब बता ना कि जो सब कुछ हम ग्रांटेड भी लेके चलते हैं कि अरे ये तो मेरे घर के बाजू का ही एरिया है, ये शमशान घाट तो मैं जानता हूँ, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर ही है। लेकिन उसमें भी जो न्यूज़ वो लोग क्रिएट कर रहे हैं पूरे देश को दिखाने के लिए, उस न्यूज़ में कितना सच्चाई होगा। मतलब जो बोलते हैं ना कि न्यूज़ इज़ बेसिकली क्रिएटेड, तो वो न्यूज़ क्रिएटेड ही है। उसमें सच्चाई तुम न्यूज़ के थ्रू नहीं ढूंढ सकते, तुमको खुद से जाके पड़ताल करके ढूंढना पड़ेगा कि जो दिखाया गया था वो सच था कि नहीं था। सो उस हिसाब से अगर सोचो तो इंडिया में एक्सेस डेथ्स अभी भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके लिए बहुत डिटेल में डेटा चाहिए हमें। जो बोलते हैं कि डेथ्स ज़्यादा हो रहे हैं और गवर्नमेंट अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है, राइट, एकदम ही इलॉजिकल है ये। क्योंकि कोरोना वायरस के क्या बोलते हैं, नॉट रिपोर्टिंग, क्या अच्छा टर्म अभी यूज़ किए, अंडर रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग पहले भी होता था, ठीक है, पहले भी बिहार में एक स्टडी किया गया था जिसमें कि कितने पंजीकृत डेथ होते हैं, उनमें बहुत ही गांव के लोगों में आधा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करवाते ही नहीं है अपना डेथ, राइट। तो इंडिया में हमेशा से यही चीज़ चलता आ रहा था। अब कोरोना आने के बाद इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू नॉट रजिस्टर योर डेथ। आज के डेट में चांसेस आर हाई कि किसी को सर्दी खांसी भी हुआ होगा तो वो हॉस्पिटल पहुंच गया होगा, उसका नाम रजिस्टर में आ गया होगा, और वैसे लोगों में से जिनका डेथ हुआ है वो ऑब्वियसली पंजीकृत होगा। सो उस हिसाब से सोचो, सो रादर देन अंडर रिपोर्टिंग अभी ओवर रिपोर्टिंग हो रहा है। बहुत सारे डेथ जो पहले गवर्नमेंट नंबर्स में आते ही नहीं थे आज के डेट में आ रहे होंगे, और उस वजह से हम बोल रहे हैं कि एक्सेस डेथ हो गया। सो तुमको कैसे पता कि पिछले साल इसी टाइम पे कितने डेथ्स हो रहे थे? अगर डायरेक्ट नंबर्स निकालोगे न्यूमोनिया का, कि चलो कोरोना का वायरस के वजह से एक सीवियर टाइप का निमोनिया होना चालू हो गया लोगों को 2020 से, लेकिन निमोनिया पहले भी होता था। सो अगर कोरोना की वजह से कोई सीवियर निमोनिया चालू हुआ 2020 में या फिर 2021 में अभी हम देख रहे हैं, तो आई मीन कि उस निमोनिया का नंबर्स भी हमें दिखना चाहिए। लेकिन 2018 का और 2020 का तुम निमोनिया की वजह से डेथ्स काउंट करो, कोई ज़्यादा नहीं है, कम है बल्कि। और दैट इज़ आफ्टर एवरी डिजीज़ ऑफ निमोनिया हैज़ बीन रिक्लासिफाइड एज कोरोना वायरस डिजीज़। सो न्यूमोनिया का पेशेंट लाखों में एग्जिस्ट करते थे 2 साल पहले भी। अब उन लाखों पेशेंट में से कितनों को डाइवर्ट करके आज यहाँ पे ले आए हैं, कौन जानता है। और एक बहुत ही बढ़िया बात जो मेरा बड़ा भाई बोला था, वो भी सारे बातों से मेरे तो अग्री नहीं करता है लेकिन कुछ कुछ बात तो समझता है मेरी। उससे अभी बात कर रहे थे तो पूछे कि तेरा ड्यूटी लगता है क्या कोरोना वार्ड में, तो वो बोला कि नहीं, कलकत्ता में अभी बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट नहीं है और कोरोना वार्ड अलग से बना के रख दिया, उसके अपने डॉक्टर्स हैं, तो लकीली उसको अभी कोरोना पेशेंट्स को डील नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक बात जो उसने बोली कि जितने हॉस्पिटल्स हैं ना, जब से कोरोना वायरस हुआ है सभी जान रहे होगे, लेकिन तब से बहुत सारे डिपेंडिंग ऑन नीड, जैसे जब पता चला कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, बंगाल में केसेस बढ़ रहे हैं, सो तैयारी के लिए वो लोग क्या कर लेते हैं पता है, कि पहले से ही जो हमको बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ाना चालू कर दिए, जस्ट लाइक बाकी सब तैयारी उनका जैसा होता है इसमें भी वही सेम तैयारी है कि लोगों को बोलेंगे तो हम नया नया चीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली नया चीज़ कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि नया हॉस्पिटल बन के नए बेड्स आए हैं। घूम फिर के उन्होंने क्या किया, जितने हॉस्पिटल्स थे उसमें मान लो हार्ट डिजीज़ के लिए 10 बेड फिक्स होगा, लंग डिजीज़ के लिए 10 बेड फिक्स होगा, गैस्ट्रो के लिए 50 बेड फिक्स होगा। अभी कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है। अभी सारे बेड कोविड के बेड बना दिए गए हैं, चाहे उसमें पेशेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसको रिज़र्व तो हमको रखना पड़ेगा कोविड पेशेंट के लिए ना हो। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम तुम सोचो कि आज से पहले वो सारे में कोई ना कोई हार्ट पेशेंट तो होगा, कोई ना कोई लंग पेशेंट तो होगा, उनमें से भी कोई ना कोई तो मर रहे होंगे ही पक्का से। सो 2020 से अचानक से क्या हुआ कि वही सेम जो लंग पेशेंट वाला आदमी था, अब वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है विदाउट अ कोरोना टेस्ट। कोरोना टेस्ट उसका ज़रूरी हो गया है हॉस्पिटल में कदम रखने से पहले ही, और अगर टेस्ट में उसका पॉजिटिव आ गया तो उसका जो प्रॉब्लम है हार्ट डिज़ीज़, वो उसका इलाज तो होगा ही नहीं। पहले तो कोरोना ठीक किया जाएगा उसका, उसको कोरोना वार्ड में रख के अलग टाइप का इलाज होगा,
जब कोरोना नेगेटिव आया तब जाके बोला जाएगा कि हार्ट डिजीज़ तुम्हारा ट्रीट होगा। उस ड्यूरेशन में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रीटमेंट उस आदमी को अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ट्रीट कर देते तो आराम से बिना कुछ हुए निकल जाता, वो 2 दवाई से हो सकता है कि ठीक हो सकता था। लेकिन उसको इतने टाइम लटका के रखने के बाद अभी द सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल और फिर वो आदमी मर जाएगा, और वो जो डेथ है वो किस में काउंट होगा? वो कोरोना डेथ में काउंट होगा। तो खेला जो चल रहा है बहुत ही गंदे लेवल पे चल रहा है, लेकिन अगेन इसके बावजूद तुम ये इस चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हो कि चलो ये भी अगर मान लिया फिर भी मेरे बाजू में जो 32 साल का लौंडा था वो कैसे टपक गया। तो बात है ना कि एवरी केस हैज़ टू बी टेकन, हैज़ टू बी डेल्ट इंडिविजुअली। वो बंदा दिन में अपने काम के वजह से कितने घंटे मास्क पहनना पड़ता था उसको, वो पिछले कितने महीनों से एवरी डे कितने घंटे मिनिमम मास्क पहन के अपना लाइफ जी रहा था। उसके अलावा वो पांडा से बात कर रहे थे अभी 2 दिन पहले, तो बोल रहे थे कि ये भी बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि वो क्या न्यूज़ फॉलो करता था। उसका हिस्ट्री जाके चेक करो कि वो क्या देखता था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे। तो अगर खौफ आ गया था उसके अंदर और वो सच में अपने चारों ओर जो सब कुछ चल रहा है उसके वजह से कहीं ना कहीं 2-3 मास्क पहन के घूमता होगा, सैनिटाइज़र लगाता होगा, देन दैट कुड सिंपली हैव बीन अ केस ऑफ नोसीबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट अगर ट्रू है तो नोसीबो इफेक्ट हैज़ टू बी ट्रू। अगर तेरा बॉडी जस्ट बाय नोइंग, जस्ट बाय फेथ कि तुमको कोई दवाई दिया गया है जबकि एक्चुअली नहीं दिया गया है, तो तुम्हारा बॉडी तुमको हील कर देता है ना। तो मतलब योर बॉडी हैज़ अमेजिंग एबिलिटीज़ जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सो इसका जस्ट ऑपोजिट सोचो। तो अगर तुम बहुत ही अपने दिल से सोच रहे हो कि भाई बहुत ही भयानक एक बीमारी घूम रहा है, और होता है ना कि तुम्हारे दिमाग में चले आए कि यार कल वो जो भीड़ वाले जगह पे गए थे ना वो गड़बड़ हो गया मेरे से, वो मेरे को नहीं जाना चाहिए था, इसीलिए आज मुझे थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है, मुझे खांसी आ रही है। वैसा आदमी जाके टेस्ट वहीं करवा वहीं ले। पे दिक्कत स्टार्ट होगा। वही ना, वो आदमी जाके टेस्ट करा लेगा। टेस्ट इज़ मीनिंगलेस, किसी को भी पॉजिटिव आ सकता है। टेस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आया उसका तो हालत ख़राब हो गया ना। वो तो उसके बाद अपना मतलब नॉर्मल लाइफ के हिसाब से जो हम सोचते कि उस बंदे को भाई ऐसा क्या हो गया, अब वो नॉर्मल बंदा तो रहा ही नहीं, उसके दिमाग में तो वो एकदम साइकोसिस में जी रहा है। और फियर के वजह से सेरोटोनिन और बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स रिलीज़ हो के तुम्हारे बॉडी को इट कैन मतलब मेक योर बॉडी डू मेनी थिंग्स विच आर अनइमेजिनेबल। वो तुम्हारे बॉडी में पेन ला सकता है। एंग्जाइटी तो फिर भी सेम ही चीज़ हो गया, लेकिन ऐसा पेन जिसका कि और कोई सोर्स नहीं है, ओनली फियर इज़ द सोर्स ऑफ योर पेन, ऐसे पेन भी आ सकते हैं आपके बॉडी में। तो वही है, इट इज़ रियली हार्ड टू एक्सप्लेन व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, लेकिन दिस इज़ द टाइम वेर योर फेथ इज़ ऑल्सो बीइंग टेस्टेड कि भाई। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या है फिर? ऑक्सीजन सिलेंडर तो यार बकवास है। ऑक्सीजन नॉर्मली भी जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन दिए जाते हैं उसका एक्चुअल फ़ायदा क्या होता है नहीं होता है कोई नहीं बोल सकता है। जो डॉक्टर बीआरसी है ना, बिस्वरूप रॉय चौधरी, जो ये सब कोरोना के अगेंस्ट काम कर रहा है, नेचुरल तरीके से ट्रीट करता है, वो शुरू से बोलता है कि योर लंग्स इज़ मेड टू टेक इन एयर, इट इज़ नॉट मेंट टू टेक इन प्योर ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन तुम्हारे लंग्स को रादर डैमेज कर सकता है। और अभी तुम खुद सोचो कि अचानक से एक काम हम इतना ज़्यादा करने लगे हैं, इतने ज़्यादा स्केल पे, जिस स्केल पे करने का कैपेसिटी आज से पहले इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। राइट? तुम सोचो कि 2 से 3 गुना एकदम कम करके भी हम अगर बात करें तो मिनिमम आज से पहले जितने लोग हर सीज़न पे ऑक्सीजन मास्क का ज़रूरत पड़ता होगा जितने लोगों को, अचानक से इस सीज़न में उससे नहीं भी तो 5 गुना या 10 गुना लोग ऑक्सीजन लगा रहे होंगे। अब इफ़ दैट इज़ द केस, ये कैपेसिटी करने का, क्योंकि ऑक्सीजन ट्यूब लगाना, इंट्यूबेट करना एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, हर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए बोलते हैं कि घर पे मत करो। घर पे अगर करते भी हो तो अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर करने को बोलते हैं। सो एक काम जो इतना लेवल हमने स्केल अप कर दिया एक झटके से, उसमें कितने मिस्टेक्स हो रहे होंगे अब तुम खुद सोचो। जो कैपेसिटी हमारा था ही नहीं, तो अभी ऑक्सीजन डालने के वजह से कितने हॉस्पिटल में लोग मर रहे होंगे, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, किस लेवल पे सही से उसको जाना है, हो सकता है वो लेवल में कुछ गड़बड़ हो गया हो, उसको उतना ज़्यादा नहीं देना था लेकिन फिर भी उन्होंने नॉब थोड़ा ढीला छोड़ दिया तो ज़्यादा चल गया।
और ऐसे ऐसे केसेस को बोलते हैं, इसके वजह से जो डेथ हो जाते हैं उनको बोलते हैं आयाट्रोजेनिक डेथ्स। आयाट्रोजेनिक डेथ अमेरिका में आज से पहले तक भी थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट डिजीज़ एंड कैंसर या और कोई चीज़ है। और वो चीज़ अभी इंडिया में काउंट अगर करने जाओ तो वो सारा काउंट तो आयाट्रोजेनिक में आ ही नहीं रहा है ना, वो सारा काउंट तो कोरोना में आ गया। सो इसीलिए ऑक्सीजन जो क्राइसिस क्रिएट किया गया है दैट इज़ प्योरली मैन मेड, अगेन बॉर्न आउट ऑफ फियर। लोगों में फियर बैठा दिया जिससे कि डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई अपने आप तुम्हारा घट जाएगा एंड यू कैन मेक एन आर्टिफिशियल क्राइसिस। सो वही आर्टिफिशियल क्राइसिस अभी ग्रो किया गया था। सरकार के पास कोई नहीं कमी नहीं है ऑक्सीजन की। सरकार इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इंपोर्ट बढ़ा दी, आई एम सॉरी एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है इस साल, पिछले साल। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कम वो लोग करना चाहते थे कि एक टाइम आए जब हमको ऑक्सीजन का किल्लत हो। सो दे आर रेडी। जो सोच रहे हो ना कि वो लोग सोचते होंगे यार इतना गाली हम लोग क्यों झेलें, हम लोग तो इतना ये इंतज़ाम है हमारे पास, हम लोग चाहें तो ऑक्सीजन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नहीं करते हैं ना वो लोग, क्योंकि वो लोग को गाली सुनने से मतलब नहीं है। वो लोग को जो करना है, केओस लाना है, वो करने के लिए, केओस लाने के लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो चुन चुन के वो ले रहे हैं, राइट। सो तो अंधेर नगरी, चौपट राजा। प्रिटी मच। इसमें सरप्राइज़ क्या है, ये तो है ही है। क्योंकि काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि पीपल आर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। यस, वही तो बोल रहे हैं ना कि तो क्या क्या पीपल है? गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, तो उनको सिलेंडर लगा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो जो क्योर है वो आप कह रहे हो कि और एग्रीवेट करेगा। यस करेक्ट। तो आप सोच रहे हो, आप कह रहे हो कि इस सिलीनेस लेवल की वजह से हो रहा है क्या डेथ। क्या लेवल की वजह से? इस सिलीनेस लेवल की वजह से यस, कि दैट्स लेवल्स करेक्ट, बढ़ा रहे हैं। ट्रू। ओह माय गॉड, अगर ये सच बात है तो ये तो बहुत ही मतलब तो बहुत ही बैड चीज है। तुम बता रहे ना कि तुम फ्यूचर में जब सोचोगे ना कि 2020 और 2021 में क्या हुआ था, तो प्योर मैडनेस है। यू वॉन्ट बिलीव योर सेल्फ। और उस टाइम पे मतलब अगर तुम कंटिन्यू करते हो सेम पाथ पे तो आई कैन टेल यू कि तुम इतना ज़्यादा प्राउड फील करोगे या फिर लकी फील करोगे कि उस टाइम में तुम आम जनता का हिस्सा नहीं थे, जिनको कि बस उनके बेवकूफ़ी के नाम पे उनसे उनका जान ले लिया जा रहा था। और लोग एकदम जाके अपना बोल रहे हैं ना कि गड्ढे में कूदने के लिए रेडी हैं लोग। ऐसा टाइम चल रहा है हाँ, ह्यूमैनिटी में। आई कैन एग्री आप जो कह रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों का रीजनिंग देख के आई कैन सी कि दे हैव कम डाउन द रीजनिंग में, तो उनके साथ ऐसा हो सकता है। यार एक बात सोचो, मतलब जिस हिसाब से अभी तक हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज को हाइप कर रहे हैं और उसके बाद अगर उसके अगेंस्ट ज्यादा लोग खड़े होने लग रहे हैं तो उसको बैन कर दे रहे हैं। सो अब ये सोच कि ये जो हम लोग ऑक्सीजन वाला बात कर रहे हैं, इसके लिए अगर अभी बहुत लोग खड़े हो जाएं और बोलना चालू करें, तो ऐसा नहीं है कि उनका प्रोटेस्ट को मेन स्ट्रीम में ले आएगा, बट ऐसा जरूर हो सकता है कि 4 to 6 months डाउन द लाइन बोल देगा कि डायरेक्ट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज नॉट प्रेफरेबल। लेकिन जितना लोगों को कर दिया उनका तो मार लिया ना। तो यही ट्रेंड चल रहा है, तुम अगर देखोगे यही बिल्कुल यही ट्रेंड चल रहा है। कितने एक एग्जाम्पल्स चीज, हैं। हाँ हाँ, बहुत है यार। सॉलिडारिटी सॉलिडारिटी ट्रायल्स जानते हो ना, डब्ल्यू का। नहीं समझा। शुरू से ही पिछले साल के अप्रैल या मई जून से ही उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को मिल के एक ग्रुप बनाया था जो कि हर एक चीज़ का इम्पैक्ट स्टडी करेंगे कि जो ट्रीटमेंट अभी वो लोगों ने डब्ल्यू ने रेकमेंड किया कि रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हम्म। ये सब कुछ, रेटिमाविर, ये क्या क्या नाम है, वो सब कुछ को लेके एक्चुअल उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि जब वो ट्रीटमेंट देने लगे लोगों को अलग अलग कंट्रीज़ में,
तो फिर पेशेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा ये सब स्टडी करके उन्होंने फाइनली शायद लास्ट ईयर ही पब्लिश भी कर दिया था। तो उनका फाइंडिंग्स था कि जितने एक एक नॉट इवन अ सिंगल वन वाज करेक्ट, एक एक ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है कोरोना पेशेंट को, इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इंक्लूडिंग स्टीरॉयड्स, इंक्लूडिंग सब कुछ, इज़ अनसाइंटिफिक। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है ये सारा काम करने का। तो ये बहुत सारे कंट्रीज़ ने धीरे धीरे रेमडेसिविर वाला ट्रीटमेंट बंद किया अपने कंट्री में, कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने HCQ बंद किया। फिर दिसंबर जनवरी आते आते तो वैक्सीन ही आ गया। उसके बाद वैक्सीन रिलेटेड भी सेम चीज़ हुआ, कोई स्टडी नहीं है कि ये सेफ़ है, कोई स्टडी नहीं है कि ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन चल रहा है। तो वही है, एग्ज़ाम्पल्स गलौर, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि उन्होंने जो करना था वो डायरेक्टली कर दिया और जनता ने मान भी लिया, उनको ज़्यादा कुछ फोर्स करना भी नहीं पड़ा। बाद में जाके भले प्लाज्मा थेरेपी का सोचो ना यार, इतना ज्यादा एग्जैक्टली मारपीट हुआ है, एग्जैक्टली इतना मारपीट हुआ भाई, हर दिन लोग ट्विटर पे प्लाज्मा दे दो, प्लाज्मा दे दो, अब उसको हटा दिया। और ये तुम सोचो कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ वो लोग कर रहे हैं, ये तो ठीक है कि चलो भाई अभी सबका फट गया है, किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो हमें पता है कि ये एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन फिर भी काम तो कर रहा है, इसीलिए हम भी करना चालू कर दिए हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट मान लो कि चलो तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो तुमने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट हार्मफुल निकला अगर, तो फिर जिन लोगों के साथ तुमने कर दिया उनको फिर जवाब देने का तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। जितने लोग रेमडेसिविर लेके उनका कॉम्प्लिकेशंस आया, बाद में तुम बोल दोगे कि रेमडेसिविर तो नहीं लेना चाहिए था, तो फिर भाई जितने लोगों ने ले लिया वो क्या करेंगे। और सेम चीज़ अभी प्लाज्मा वाले चीज़ में भी है ना, डोनेट करके बैठे हैं लोग। सो अभी तक अपने मन में उन्होंने बहुत ज़्यादा पुण्य कमाया था कि हाँ भाई मेरे वजह से कोई ना कोई कोरोना पेशेंट होगा। ऑल ऑफ अ सडन चुटकी में बस एक डायरेक्टिव आया ICMR का और उनको उसका सारा पुण्य ख़त्म हो गया कि नहीं अब कोई नहीं ले सकता तेरा। तो क्या चल रहा है यार। सच में ये गजब कंफ्यूजन। और ये सब के बाद भी जब लोग आके मतलब रेडी रहते हैं बहस करने का, तो हम तो भाई इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि एकदम हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं तुम ठीक बोल रहे हो, हमको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना तुमको, तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। क्योंकि फायदा नहीं है यार, तुम पूरा अपना एनर्जी वेस्ट करोगे बार बार एक ही चीज समझाने का, और सामने वाला ओपन ही नहीं है दूसरा एक पर्सपेक्टिव को लेने का। वो तुम काटते रहेगा उसको, मतलब यही है कि बस तुम्हारा मारना है। तो क्या जरूरत ही क्या है फिर। तो इस टाइप के लोगों को तो कुछ भी नहीं बता सकते। हाँ, अगर कोई रिसेप्टिव है तो उनको एक दूसरा पर्सपेक्टिव देके छोड़ दो कि भाई ठीक है, इस एंगल से भी एक बार सोच लो, या थोड़ा वेट कर लो, देख लो, एक बार समझ लो चीजें क्या हो रही है, उसके बाद डिसाइड करना। पता नहीं, मेरे हम्म। फ्रेंड्स ग्रुप में तो दोनों टाइप के ही हैं। पहले वाले कैटेगरी में ज्यादा लोग हैं जिनसे कि मैं अब कुछ भी बात नहीं करता हूँ, अगर कोई फॉरवर्ड आता है कुछ आता है मैं नो रिप्लाई, जीरो रिप्लाई। और उसके बाद फिर दूसरे साइड वाले जो हैं उनको कुछ कुछ पर्सपेक्टिव देके अभी तक इतना कन्विंस कर दिए हैं कि वैक्सीन को डिले करो। कोई भी ये तो नहीं मान रहा है कि हम लेंगे नहीं, मैंने बोला डिले करो, अभी रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़ा ऑब्जर्व करो, जो प्रिकॉशन लेना है भाई घर पे लो लेकिन थोड़ा डिले करो। तो उस कैटेगरी में भी दो चार जन है जो कन्विंस हो गए हैं। अब उसके अलावा तो अब क्या करेगा, किसी को कितना स्पून फीड करेगा यार। हम्म। मैं आपको बोला था ना कि मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मतलब काफी मुझे उम्मीद है कि हाँ वो हाँ। सकता है। तो उसको मैं 16 साल से जानता हूँ, 16 years। एंड 2 दिन पहले मुझे बोलता कि उसने ले लिया है टीका, तो मुझे बोलता कि तू भी ले ले। तो मैंने आस्क्ड कि कैसे, मतलब प्रोसेस क्या है। उसने कहा कि ऑनलाइन आपको बुक करना होता है, फिर आप गवर्नमेंट स्कूल जाते हो, फिर टीका लगाते हैं, फिर उसको फीवर हो गया नेक्स्ट डे, हम्म। कोल्ड डे, उसके बाद उस ठीक हो गया। तो मुझे भी इंकरेज कर रहा था और इसको मैंने इतना समझाया लास्ट ईयर, पर मानते नहीं। उसका फीवर हुआ होगा तो वो तो खुश होगा कि इफ़ यू एग्जैक्टली। मैंने वैक्सीन काम कर रहा वैक्सीन का। है, एग्जैक्टली। हाँ, मैंने बोला कि आई होप यू आर डूइंग वेल। तो वो कहता है कि हाँ हाँ अब मैं ठीक हूँ।
एक एक डेढ़ दिन में वो ठीक हो गया। उसने कहा कि उसका आर्म तो वॉज गॉन। हाँ, हाँ। हम्म। तो मैंने बोला कि भाई ध्यान रखो अपना। तो ही गॉट द हिंट कि ये मेरे को वो मॉक कर रहा है कि वैक्सीन लिया है। और उसने बोला हम्म। नहीं नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है। हम्म। अच्छी बात है, दूसरा डोज के बाद भी तू बोल सके ऐसा हो। अरे हाँ, मैंने बोला कि अच्छा एक और डोज है। तो उसने कहा हाँ यार, 12 हफ्ते के बाद रखा है। हाँ, तो ही नीड्स इन नेक्स्ट 2 वीक्स, यू नो। सैड है कि अरे 12 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। अब तुमको पता है ना कि अभी ये जो चेंज किया है, पहले बोल के रखा था कि 6 से 8 हफ्ता मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा हाँ सकते हैं। हाँ अभी कर दिया उसका 12 हफ्ते, ऑब्वियसली क्योंकि वैक्सीन्स है नहीं उतना ज़्यादा, कर नहीं पा रहे हैं सप्लाई ये लोग, वो भी कंट्रोल तो कर ही रहे हैं लेकिन फिर भी। अब और तुमको पता है कि नेक्स्ट साल तक ना वो आते आते हो सकता है कि बोल देंगे कि एक्चुअली उस टाइम पे हमने जो डिसीजन लिया था ना कि 8 हफ्ते के बजाय 12 हफ्ते, वो गड़बड़ कर दिया था हमने। क्योंकि 12 हफ्ते पे लेने पे ना वैक्सीन काम नहीं करता है, तुमको 8 हफ्ते के हाँ अंदर ही लेना पड़ेगा। तो जितने जन वैक्सीनेट हुए वो वापस लो। हाँ, अब तो दे कैन से एनीथिंग एंड एक्चुअली मेक इट हैपन। एग्जैक्टली, कुछ भी सीरियसली, इट डज नॉट इवन हैव टू मेक सेंस, कुछ भी बोल देंगे ना, लोग बोलेंगे हाँ 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 कुछ तो होगा ही, चलो क्या बोल रही है सुनो। क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो तो भूल जाओ, क्या बोले, चलो करते हैं। अरे यही यही तो बात है। अभी मतलब कि ऐसा टाइम है यार कि इस टाइम पे भी अगर कोई आके ऐसे दावा करके मेरे को बोलता है ना कि भाई ये तो नहीं होगा, भाई मोदी तो अगले बार नहीं जीत रहा, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भाई सब पॉसिबल। हम ग्रे एरिया में जी रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट वाले डिसीजन छोड़ दो, सब पॉसिबल है। और एक्चुअली सब पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है बे, कभी भी कुछ भी जब जो मर्जी कर दे रहा है। अभी थोड़ी देर जस्ट मीटिंग से पहले ही रॉबी बहुत सारा व्हाट्सएप पे शेयर किया था, वो सब कुछ पढ़ रहे थे। तो उसमें भी कि मई में अमेरिका का आदमी लोग अभी खुश हो रहे हैं ना कि चलो अब मास्क नहीं पहनना पड़ेगा, वैक्सीन ले लिया तो मई में वो लोग सोच रहे हैं कि वाह एवरीथिंग इज़ गोइंग बैक टू नॉर्मल, और फिर जून में एलियंस आ गए। तो अरे हाँ। ऐसा ही मीम था, लेकिन इस टाइप के मीम्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, तो बात वही है कि एलियन एलियन करते भले ही रहते हैं, विच इज़ मतलब इम्पोर्टेंट ऑल्सो। रॉबी इम्पोर्टेंट बोलता है, हम भी मानते हैं बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये टाइमलाइन का चक्कर ऐसा दिमाग ख़राब कर देता है ना कि मान लो 10 साल बाद एलियंस आने वाले हैं, और मेरे को आज के डेट में पता चल गया कि हाँ एलियंस आने वाले हैं, तो इन 10 साल में हम क्या करेंगे? नहीं, समझ रहे हो? 2019 में था ना ये। एग्जैक्टली, सो वही, इट इज़ नथिंग न्यू। 2019 में 2019 से पहले भी था, 2017 में भी था। नहीं, वो तो पीक हो गया था ना कि AA-51 रेड करते हैं। हाँ। तो तब मैं भी एक्साइटेड था कि देखते हैं कि इन लोगों का क्या रेस्पॉन्स होगा। हम्म। वहाँ यूएसए में तो रेसलर्स ने भी बोला था कि AA-51 है, तो चलो जाके चेक करते हैं, हम्म। रेड करते हैं। हम्म। मीम था ये, मतलब सोशल मीडिया में। हाँ, तो वही है कि ये अभी एलियन कार्ड कब प्ले करने वाले हैं, ट्रम्प कार्ड का क्या होने वाला है, बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि फ्यूचर में होने वाली है। ट्रम्प कार्ड इन द सेंस रियल ट्रम्प कार्ड जो बात कर रहे थे, उसका वो भी अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, जैसे तैसे करके ही अभी भी क्वैनन वाला लोग खींचे ही जा रहा है उस चीज़ को। एंड बात वही है ना कि वो ख़त्म होने वाला है भी नहीं, अभी चलेगा वो। और अभी हम वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो पॉइंट इज कि जैसे हम बुक माई शो पे जाके मूवी टिकट लेते हैं, लाइक दैट दे हैव टू गिव टैब्स। हाँ। तो लोग एक्साइट होंगे कि यस, बुकिंग डन, यू नो। अरे उसमें भी स्लॉट मिल नहीं रहा है, मतलब कि हाँ तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि हम रात रात भर बैठ रहे हैं, अचानक से खुल रहा है आधे घंटे बुक, लोग खुश, अरे कर दिए, ऐसा टाइप्स। हाँ तो वही ना, यू हैव टू बी क्रेजी। हाँ। मुझे तो आई वांट बी द फर्स्ट।
सीरियसली यार, ये अर्जेंसी प्ले बहुत खतरनाक चला रहा है। वैक्सीन शॉर्टेज, स्लॉट शॉर्टेज, ये सबसे अर्जेंसी प्ले ही तो आ रहा है ना, कि मतलब हर इंसान को लग रहा है कि भैया मिले ना मिले ले लो। तो वो टेस्ट ले रहे हैं ना हमारा अल्टीमेट, हाँ। कि हम कह रहे हैं कि शॉर्टेज है, डू यू वांट इट, एंड पीपल विल से यस, मुझे तो चाहिए चाहिए। ऑब्वियसली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स तो शायद कुछ ज्यादा ही है, इवन दो सीडीसी ने शायद बोला भी था कुछ। प्रिपेयर्डनेस 101, उसमें सब कुछ बताया। हम्म, पर अल्टीमेटली किस चीज से डिस्ट्रैक्शन रही है वो डिस्कस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस चीज से हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ यार, ये तुम बहुत सही चीज कह रहे हो। ये मेरे को भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि दिस कोविड इज ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम समथिंग, बट फ्रॉम व्हाट, ये पता नहीं। इवन ग्लोबल एलियंस, यूएफओ, जॉब्स, एजुकेशन, किस चीज को हम्म। छुपा रहे हैं या क्या नहीं करना चाहिए हमें। ये तो यार बहुत मतलब डिफिकल्ट है। अभी तो इतनी सारी चीजें इतने टाइम के बाद पता चली है, और अभी जो नहीं पता है, जो छुपा रहे हैं, नहीं वो मतलब, तो और नॉर्थ पोल भी क्या चल रहा है सेंटर अभी में, क्या चल रहा है। मतलब सेंटर ऑफ अर्थ, नॉर्थ पोल जो है, हाँ। मतलब व्हाट इज इट, मतलब वो भी सवाल बनता है। और हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हर हर 6 महीने एक नया न्यूज आता है कि पोल शिफ्ट हो रहा है, और यही ग्लोबल अर्थ हमेशा वो क्रेजी हो जाते हैं कि वो पोल शिफ्ट हो रहा है ये वो। और फिर नील डिग्रास टाइसर का वीडियो आता है, तो उसमें भी तो कुछ छुपा मैसेज होगा ना। हम्म। वो उसका उसमें जो मैसेज है वो डॉक्टर विलास जगदले जैसे लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं ना उस मैसेज को। हाँ हाँ हाँ, वही तो बोलते रहते हैं कि पोल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ग्लोब नहीं है हम समझते हैं, हम्म। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर नॉर्थ पोल है, क्योंकि साउथ पोल तो हम कहते हैं कि नहीं है। सब मेरे हिसाब से ये सब कुछ एलियन एजेंडा के अलाइनमेंट में ही चल रहा है। ताकि डीप स्पेस, यस। मतलब यस। सो ये सब कुछ पोल शिफ्ट प्रमोशन। होना और नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, ये कौन सा मूवी है, किंग कॉन्ग वर्सेस हाँ गॉडजिला, उस मूवी हम्म। में हॉलो अर्थ किया है, देखा? तो अरे उसमें हॉलो अर्थ छोड़ो, उसका पहला सीन में जो किंग कॉन्ग है वो मारता है एक, सीधे डोम पे जाके टकराता है वो। तो वो तो बता ही दिया है कि उसको सच में उसका नाम भी कुछ वैसा डोम ही रखा था, शेल्टर रखा था। हाँ, लेकिन वहां से वो वैसे दिखाया है, हाँ पहले हाँ उसको वहां से हाँ चल के। हाँ हाँ। हाँ, तुम कौन सा बोल रहा था। हॉलो अर्थ वाला बात बोल रहे थे कि हॉलो अर्थ, इससे पहले कि फ्लैट अर्थ वगैरह में हम पढ़े थे तो हम भी डेविड आइक का फ़ैन हुआ करते थे, और हॉलो अर्थ मेरे को भी लगता था कि हाँ सच में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक्चुअली पोर्टल्स हैं, और उस वहाँ पे जाके तुम ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारा ट्रांजिशन हो जाता है और तुम अर्थ के इनसाइड वाले साइड में पहुँच जाते हो, और वहाँ पे एक पूरा दुनिया बसा हुआ है विच इज़, मतलब बेसिकली दैट इज़ द होम ऑफ आवर एंसेस्टर्स जिन्होंने ह्यूमंस को सीड किया अर्थ के ऊपर और खुद छुप के रहने चले गए हॉलो अर्थ के इनसाइड में। तो बेसिकली ये सब कुछ क्यों फीड किया जा रहा है हमारे दिमाग में, क्योंकि कल को बोला जाएगा कि हॉलो अर्थ से अंदर से के अंदर से वो लोग बाहर निकल रहे हैं, और आउटर स्पेस का आइडिया डाला गया है कि बाहर से इंटरगैलेक्टिक कोई ट्रैवल करके वो अर्थ पे लैंड कर रहे हैं। सो हम जहाँ तक सोचते हैं कि ये अल्टीमेट जो गेम चेंजर है वो तो एलियन डिसेप्शन ही होने वाला है, और बाकी जो सब कुछ भी तुम अभी सवाल किए उसमें उसको समझने के लिए हम कभी भी गॉड का जो एस्पेक्ट है उसको साइड में रख के मेरा दिमाग आजकल काम नहीं करता है, एंड दैट ऑल्सो नॉट जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और द आइडिया ऑफ गॉड, बट प्रिटी मच द गॉड ऑफ द बाइबल विच इज़ गॉड, बट टू बी पर्टिकुलर गॉड ऑफ द बाइबल के अकॉर्डिंग अगर सोच के तुम चलो तो फिर में भी क्लैरिटी तुमको आएगा कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं और अल्टीमेटली उन लोगों का एम क्या है।
तो ट्रांस ह्यूमनिज़म जो एजेंडा, माइक्रोचिप डाल रहे हैं वैक्सीन्स में, पता नहीं क्या वो नैनो चिप्स डाल रहे हैं। सो ये सब कुछ इज़ इन लाइन विथ ट्रांस ह्यूमनिज़म। अब ट्रांस ह्यूमनिज़म का जो आइडिया है वो कहाँ पे है भाई? अगेन नथिंग न्यू अंडर द सन, वो भी बाइबल का ही कॉन्सेप्ट है। बाइबल से ही वो लोग एक्चुअली, मतलब बाइबल को ही फॉल्सिफाई करना उनका अल्टीमेट एम है, क्योंकि बाइबल को फॉल्सिफाई किया मतलब गॉड के अगेंस्ट गए वो। सो ये सारी चीज़ों में जो तुम अनिरुद्ध पूछना चाह रहे हो ना कि डिस्ट्रैक्ट किस चीज़ से करना चाह रहे हाँ, हैं, तो अल्टीमेट जो उनका एम है वो यही है, वो डिस्ट्रैक्ट हमको गॉड से करना चाह रहे हैं, सो दैट वी नेवर थिंक दैट द गॉड ऑफ द बाइबल इज़ रियल एंड मतलब नो अदर गॉड शुड बी वर्शिप्ड। और ये नहीं, वाला ठीक है, आई गेट इट। यप कंस्पिरेसीज वगैरह आपको बताती हैं कि व्हाट इजंट एंड व्हाट यू शुड डू, ठीक है, कि चिप नहीं लगाना है या वैक्सीन नहीं लगाना है, हाँ। बट व्हाट शुड यू डू, वो अगला सवाल बन जाता है कि मैं अब क्या करूं बस एग्जैक्टली। इसीलिए तो मैं पहले ही एक बोला। साथ 2 महीने पहले भी टॉक में बात कर रहे थे, बट इससे पहले अभी हॉलोअर्थ आपने बोला, तो उसके अंदर आई थिंक आपने नाम सुना होगा, जकरिया सिचिन करके। यस। तो वो भी नॉनसेंस स्प्रेड कर रहे हैं ना कि 450,000 ईयर्स अगो हाँ हाँ इस स्पेस से आए थे। रिडिकुलस नंबर्स हैं, एवोल्यूशन प्रमोट कर रहे हैं, बिग बैंग प्लस सोलर सिस्टम, सब कुछ। हीलियोसेंट्रिक मॉडल, हम्म। सब जुड़ा हुआ है उसके तो अंदर। ये तो समझ रहा है ना तो कि इवन दो, ये तो इवन दो कि वो भेज रहे हैं, हम्म। उसके अंदर कुछ ट्रुथ्स वो देंगे ना फिर भी। हाँ तो है ना ट्रुथ्स। ज़ेकारिया सिचिन भी जो इंटरप्रेट किया है सुमेरियन टेक्स्ट को, उसमें ट्रुथ तो है ही। उसने ट्रुथ को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। लेकिन जो चीज़ वो बोल रहा है कि इसमें हमें ऐसे ऐसे स्टोरीज़ मिले, जो अनुनाकी का पूरा स्टोरी है कि एक टाइम पे इनकी था, इनलिल थे, इन लोगों के ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। सो ये सब एक्चुअली स्टोरीज़ कहीं ना कहीं उसमें ट्रुथ है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली हुई थी, लेकिन वो जो बोल रहे हैं कि 450,000 ईयर्स पहले हुई थी और ये लोग अलग प्लेनेट से तो आके वहाँ यहाँ पे थोड़ा रह गए, वो, ये ऐसा नहीं है। वो अर्थ का ही स्टोरी बता रहे हैं और फ्यू थाउजेंड ईयर्स का ही स्टोरी बता रहे हैं। लेकिन उ- उस हिसाब से जो कॉन्स्पिरेसी थियरी ये लोग बिल्ड करना चाह रहे हैं वो बिल्ड ही नहीं होगा। इनको एलियंस अगर दिखाना है तो उस टाइप का, मैं मतलब बेसिकली तो ये बताना यही चाह रहा था कि एक साइड तो तू जानता है कि एक एथियस्ट वाला साइड हो गया, हाँ, राइट, जो कि सारी ही चीज़ें जैसा बोला गया है चुपचाप साइंस को अपना गॉड मानते हैं और ये सब कुछ। लेकिन उनको पता है कि ये दुनिया में सारे के सारे लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे जो कि बस नाम से ही खुश हो जाएंगे कि उनके सामने साइंस बोल दो तो वो अंदर झांक के देखेंगे भी नहीं। सो इसीलिए वैसे लोग जिनका कि उनको पता है कि ये तो साले फिर भी अंदर घुस के ना झांकने वाले हैं, क्योंकि इनको हमारे बात पे भरोसा नहीं होगा, इनको पक्का लगेगा कि ये जो हमसे उनके बोला लिए गया है। अब उनके लिए एक बाइफर्केशन बना के रख दिया गया है कि तुम सवाल करोगे ना, हमें पता है कि ये सब सवाल आएंगे तुम्हारे दिमाग में, जब तुम करोगे तो ये देखो तुम्हारे लिए ना एक पगडंडी बना के हमने रख ली है। तुम जैसे जैसे एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें लगता रहेगा कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, तुम्हें और ज़्यादा पता चलता आ रहा है। और वैसे वैसे ट्रैप में मैं इतने अच्छे से तुम्हें इसीलिए बता सकता हूँ क्योंकि आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दैट ट्रैप। मैं खुद पड़ा हूँ उस ट्रैप में और एकदम कोई शर्म नहीं है मुझे बोलने में कि एक टाइम पे मुझे सच में लगता था कि हॉलो अर्थ है, एलियंस आएंगे। 2017 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एलियंस के आने का, मुझे सच में लगता था कि इस साल तो आने ही वाले हैं, लेकिन 2017 के एंड आते आते मैं फ्लैट अर्थर बन गया था, तो एलियंस उसके बाद से आए ही नहीं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो इनका गेम है ये वही है ना कि गॉड का जो जो आइडियाज़ है कि गॉड ने सब कुछ क्रिएट किया है, एंड देन God has a certain set of rules that God wants us to follow। फिर अल्टीमेटली जो वर्ल्ड का एंड होगा उसके लिए भी गॉड का कुछ प्लानिंग है। सो ये जब तक तुम गॉड का एक्चुअल प्लान क्या है ये इसका आइडिया तुमको नहीं लगेगा, तो वो लोग प्लान को करप्ट कैसे कर रहे हैं, जो कि द एनिमी, उसका पूरा का पूरा एजेंडा क्या है कि गॉड जो भी बोला है उसके अगेंस्ट हमें जाना है। सो सबसे बेस्ट तरीका समझने का क्या है कि गॉड क्या बोला है यही उल्टा का समझ उल्टा लेना। कर दो। हाँ मतलब तुम्हें पहले तो जानना पड़ेगा ना कि गॉड किया क्या है। अरे पढ़ना एको आ रहा है। मेरे से आ रहा है क्या? हाँ आई थिंक, हाँ तेरे से यार था।
तो वही है, हम जो अनिरुद्ध अभी पूछ रहा था कि चलो सब कुछ पता चल गया लेकिन अब हम करें क्या, मेरे को वही लगता है कि गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। उसी से तुमको आइडिया मिलेगा कि व्हाट डज गॉड वांट यू टू डू। बाय वर्ड आई मीन द बाइबल। सारे आंसर्स बाइबल में ही है, चाहे तोड़ मड़ोड़ के बोलो या फिर घुमा फिरा के बोलो, लेकिन ऑल योर आंसर्स आर देयर इन द बाइबल, ऑल योर अंडरस्टैंडिंग इज़ देयर इन द बाइबल। और ये समझना सबसे इजी तरीका, सबसे बेस्ट प्रूफ इसका वही है कि भाई जो एनिमी है वो क्यों बाइबल को इतना इम्पोर्टेंट समझता है, उस वो क्यों अपना ज़िंदगी का मकसद बना के रखा है कि बाइबल का एक एक चीज़ को उसको झुठलाना है, उसके अगेंस्ट जाना है। दैट मीन्स द बाइबल हैज़ समथिंग रियल इन इट, हैज़ समथिंग ऑफ वैल्यू, जो कि करप्ट करना डेविल अपना इतना इम्पोर्टेंट टास्क समझता है। सो इसीलिए अगर डेविल को हराना, उसके अगेंस्ट जाना, तुम अपना ये समझ रहे हो, अपना काम समझ रहे हो, देन योर बेस्ट वेपन इज़ द बाइबल। तुम जितने अच्छे से बाइबल समझोगे उतने अच्छे से तुमको पता चलेगा कि डेविल को पावरलेस कैसे करना है। सो बाइबल इज़ योर बेस्ट वेपन अकॉर्डिंग टू मी। तुम अभी बोले कि ये ट्रांसह्यूमनिज्म वाला भी कनेक्ट होता है बाइबल से, वो कैसे? यस, ये सब कुछ, अरे यही ना, नथिंग न्यू अंडर द सन। जो सब कुछ अभी तुम देख रहे हो, टावर ऑफ बैबल का क्यों बात करता है रॉबी? क्योंकि आज के डेट में भी वो लोग फिर से टावर ऑफ बैबल बनाना चाह रहे हैं। टेम्पल ऑफ जेरूसलम टेम्पल जो है वो अगेन 1 2 बना था, तभी तो 3 का इंपॉर्टेंस है ना। 3 का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि उसके बारे में बाइबल में लिखा गया है कि थर्ड जब बनेगा तो क्या क्या वर्ल्ड इवेंट्स होंगे, और वो सब कुछ ये लोग प्ले आउट करेंगे वर्ल्ड में। अब वो नेचुरल तरीके से हो रहा है या फिर सब का सब ये लोग एकदम प्लान के अकॉर्डिंग एक एक गोला बारूद जो फेंकते हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग फेंकते हैं, दैट इज़ डिबेटेबल, वो हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी, ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम द बाइबल ना अल्टीमेटली। तो इसीलिए एक टाइम था जो हाइब्रिड्स का तुम बात कर रहे हो, सम हाइब्रिड्स क्या है? द ओरिजिनल हाइब्रिड इज़ द नेफिलिम। जो जाइंट्स पहले के ज़माने में जाइंट्स होते थे ना, प्री फ्लड हमें बोला जाता है कि प्री फ्लड जाइंट्स एग्जिस्ट करते थे। फ्लड जो ग्रेट फ्लड था उसमें नोआ और उसका फैमिली बच गया था, और बोलते हैं कि नोआज़ आर्क में दुनिया के सारी स्पीशीज़ के दो दो वैराइटीज़ थे और उससे पूरा दुनिया बाद में रिपॉपुलेट हुआ। सो दैट इज़ हिस्ट्री। ऐसा मेरे से अगर पूछो तो मैं मान के चलता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ था। अब प्रूफ कौन अपने आप को कर सकता है? आई एम नॉट श्योर। माई प्रूफ इज़ द वर्ड ऑफ द बाइबल कि बाइबल में बोल रहा है ऐसा हुआ था, वही मेरे लिए प्रूफ है। क्यों? क्योंकि बाइबल में बहुत सारी दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसका कि प्रूफ एकदम 100% एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि प्रूफ शुरू में लोगों को लगता था कि नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, लोग गलत थे, बाइबल में जो बोला गया है वो तो सही ही था, लोगों को पता नहीं चला था या फिर उन्होंने कुछ गलत समझा था उसका मीनिंग। सो इसीलिए बहुत जो ओरिजिनल हाइब्रिड लोग हैं, हाइब्रिड इन द सेंस ये आइडिया आया ही कहाँ से? अगेन Satan wanted to corrupt man's creation, God's creation, which is man. Satan को मैन से इतना जलन क्यों था? उसका भी रीज़न है, क्योंकि गॉड ने मैन को इम्पोर्टेंस दिया कि हम चाहते हैं कि मैन रूल्स ओवर दिस वर्ल्ड। लेकिन एंजल्स और डीमंस जो भी हैं उनको तो गॉड ने दूसरे पर्पस के लिए बनाया ही था, उनको तो ह्यूमंस नहीं बनाया था, उनको तो एंजल्स बनाए थे। तो एंजल का यही खुन्नस था कि ह्यूमंस है, कि वो नहीं चाहते हैं कि ह्यूमंस को रूल करने का पावर मिले, और इस वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमंस को करप्ट करने का शुरू से ही प्लानिंग चल गया, एंड दे सक्सीडेड ऑल्सो। अब ह्यूमंस जो करप्ट हो गए, देन वी वर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड इन अ वे, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज के डेट में लोग बोलते हैं कि भाई गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर पता क्यों नहीं चलता है, गॉड छुपाता क्यों है अपने आप को? सो बात वही है, गॉड छुपाता नहीं है, गॉड तो एकदम क्लियरली है हमारे सामने, लेकिन आवर रिलेशनशिप हैज़ ब्रोकन and we have to restore that relationship with God. God has done his bit, we are to do our bit. उसके बाद हमारा relationship restore हो जाएगा, then we can live a fulfilling life, a life that God wants us to live. तो उसी हिसाब से शुरू में जो एंजल्स थे उनमें से कुछ कुछ एंजल्स ने ह्यूमंस के साथ प्रोक्रिएट कर लिया, उनको फॉलन एंजल्स बोलते हैं, बिकॉज दे वेंट अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। अब वो फॉलन एंजल्स बेसिकली धरती पे आए, वो गिरे धरती पे,
उन्होंने धरती पे द सन्स ऑफ गॉड मेटेड विद द डॉटर्स ऑफ मेन, ऐसा बोलते हैं। तो बेसिकली एंजल्स ने विमेन के साथ, ह्यूमन के साथ ऑफस्प्रिंग पैदा किया, जो कि जो बोलते हैं ना कि हाइब्रिड, एकदम सही मायने में हाइब्रिड, कि वो इंसान भी नहीं है, वो एंजल भी नहीं है, कहीं ना कहीं बीच का है। ऊट पटांग पावर्स है, किसी में कम पावर्स है, कोई 60% एंजल है, 40% ह्यूमन है, कोई 90% एंजल है, 10% ह्यूमन है। डिपेंडिंग ऑन दैट सबके पास अलग अलग सुपर नेचुरल पावर्स हैं। सो इस टाइप के बीइंग्स आ गए हैं जो पूरे दुनिया को करप्ट करने लगे। समझ रहा है कि उनके पास ऑल द पावर इन द वर्ल्ड, जितना ह्यूमंस के पास पावर होना ही नहीं चाहिए उतना पावर लेके बैठे हुए हैं हाइब्रिड बीइंग्स। अब ऊपर से गॉड तो सब कुछ देख रहा है, और वो देखा कि उसके जो एंजल्स थे उन्होंने जाके ह्यूमंस को करप्ट कर दिया। सो गॉड टुक इट अप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अर्थ को, जो मैंने इनके लिए इतना प्यारा सा जगह बना के भेजा था, उन उसको तो एकदम करप्ट करके छोड़ दिया इन्होंने। और बेसिकली पूरे दुनिया में जहाँ देखो तुम, वहाँ पे करप्शन ही था। इतना करप्ट हो गया था पूरा दुनिया, जिस वजह से गॉड को फ्लड लाना पड़ा एंड पूरे दुनिया को ही ख़त्म करना पड़ा। सो दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द फ्लड। अब उसके पीछे समझ रहे हो ना कि रीज़न क्या था, क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ह्यूमंस छोड़ के एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहे थे। ह्यूमंस वांटेड टू बी मोर देन ह्यूमंस, दे वर प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड्स एट दैट टाइम। अब भले ही दैट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड एंजल्स, लेकिन फिर भी गॉड ने ह्यूमंस के सामने बहुत क्लियर कर दिया था कि भाई एंजल्स वगैरह दूसरे क्रिएशन से हैं, वो हो सकता है कि तुम्हारे साथ बदमाशी करने आए, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुमको हम बोल दिए हैं कि एंजल्स वगैरह से तुमको नहीं डील करना है, तुमको डायरेक्टली मेरे से डील करना है। जब तक तुम मेरे से डील कर रहे हो कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। लेकिन वही है ना कि एंजल्स डिसीव्ड मैनकाइंड, हमें टेम्पटेशन से डिसीव कर देते हैं कि तुमको पैसा देंगे, तुमको ये देंगे, वो देंगे, और लोग डिसीव हो जाते हैं, जिस वजह से वो ये सब चक्कर में पड़ते हैं। एंड अल्टीमेटली देन दे आर द रियल फॉलन वंस। देन फिर मतलब वो गॉड की तरफ नहीं जाके वो डिसीव हो गए कहीं ना कहीं अपने खुद के विल से, कि उनके पास चॉइस ऐसा दिया गया कि चॉइस तो हमेशा है तुम्हारे पास कि सब कुछ गलत काम छोड़ के गॉड के डायरेक्शन में चलो, गॉड का रूल फॉलो करो। लेकिन बाकी के जो चॉइस है वो इतना टेम्पटिंग है कि लोग फिर भी गॉड पे गिव अप कर देते हैं। सो ये जो चीज़ एकदम से द बिगिनिंग ऑफ टाइम चलता आ रहा है, जिसके वजह से ग्रेट फ्लड आया, जिसके वजह से गॉड उसके बाद भी बहुत बारी ह्यूमन से इंटरेक्ट किए हैं। पूरा का पूरा जो इज़राइल का स्टोरी है, आज का जो इज़राइल में चल रहा है, वो समझने के लिए तुम्हें ओरिजिनल 3000 साल पहले का इज़राइल का स्टोरी जानना पड़ेगा, कि वो लोग बहुत ना दर दर का ढोकर खा के इज़राइल पहुँचे थे। उनको इजिप्ट भगा दिया था, पूरा का पूरा जो ज्यूज़ थे उनको इजिप्ट भगा दिया था, वहाँ पे वो स्लेव्स के जैसा काम किए, फिर डेजर्ट में 40 साल तक घूमते रहे रैंडम नॉमैड्स के जैसा, क्योंकि वो रास्ता भटक गए थे। ऐसा ऐसा कुछ स्टोरी है, और फाइनली आके वो इज़राइल में अपना उनका पहला किंग बना डेविड। सो ये सब जो पूरा स्टोरी है ये बेसिकली स्ट्रगल दिखाता है, उनके स्ट्रगल के पीछे का भी कुछ रीज़न है। क्यों? क्योंकि गॉड वॉज विद देम। गॉड को पता था कि इन लोगों को जिताना तो है ही मेरे को, लेकिन अगर वो बात नहीं सुनते हैं मेरी, तो फिर इनको मुझे ये समझाना भी है कि भाई तुम्हारे लिए मेरा बात सुनना ज़रूरी है। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अंडर गॉड्स प्लान। लेकिन ये सब कुछ भी आज से 3000 साल पहले हुआ था, राइट? अब उस टाइम पे से लेके अभी तक सेटन अपना जो ग्रैंड प्लान है उसका, कि वो ह्यूमन का जो पूरा का पूरा रेस है इसी को करप्ट कर देगा, और वो भी ह्यूमंस खुद से करेंगे ये चीज़ अपने साथ। तो आज के डेट में हम जो वैक्सीन से लोग एआई बन जा रहे हैं, राइट, उनके अंदर चिप डाल दिया गया, या फिर जीन ऑल्टरिंग वैक्सीन्स है, तुम्हारा जीन तुम्हारा अपना रहा ही नहीं। सो बेसिकली गॉड प्रॉमिस किया है कि वो ह्यूमंस को सेव करेंगे, राइट? जजमेंट डे जब आएगा, लास्ट दिन जब आएगा, तब गॉड ह्यूमंस को सेव करेंगे। लेकिन टेक्निकली अगर सोचो कि तुम अपना डीएनए ही चेंज कर दिए, देन यू आर नो लॉन्गर ए ह्यूमन। दैट मीन्स कि यू आर डूम्ड फॉर एवर, गॉड इज़ नॉट विथ यू। और ये वाला सिचुएशन अगर तुम सोचो तो प्रिपेयर्डनेस 101 जानते हो? प्रिपेयर्डनेस 101 सुना है? हाँ हाँ। हाँ हाँ सुनो। तो वही कि ये फ्यूचर में माइंडलेस zombies
सो माइंडलेस का मतलब क्या है? माइंडलेस का मतलब वही हो गया एक तरीके से कि जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सो अगर तुम्हारे बॉडी में नैनो पार्टिकल्स डाल दिया है जो कि कहीं ना कहीं तेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, और तेरे दिमाग में बाहर से थॉट्स डाल दिए जा सकते हैं, मतलब तुम एक तरीके से प्रोग्रामेबल हो गया। दैट मीन्स कि यू आर नो लॉन्गर ह्यूमन। तुम अपना दिमाग तो यूज़ ही नहीं कर रहे, तुम्हारा दिमाग तो बाहर से कोई और कंट्रोल कर रहा है। सो अल्टीमेटली ह्यूमंस खुद ही अपने आप को गॉड के ग्रेस से दूर ले जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ मुझे वैक्सीन दो, मुझे नहीं चाहिए गॉड, मुझे चाहिए वैक्सीन। सो पूरा का पूरा पॉइंट आके यहीं पे रुकता है कि गॉड हमेशा से क्लियर रखा है कि भाई अगर तुम हमको चूज़ करो तो तुमको बाकी दुनियादारी कुछ भी चूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम दुनियादारी वगैरह ना बहुत ही टेम्पटिंग होता है, और जो डेविल है, जो बैड साइड है, वो पूरा कोशिश करेगा अपना कि तुम वो सब चक्कर में पड़ जाओ और तुम कभी भी मेरे तक मत पहुँचो। लेकिन फिर भी तुम्हारा यही तो टेस्ट है, यही तो चैलेंज है कि तुमको फिर भी मेरे साथ रहना है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो क्या करना है, इसका आंसर यही होगा कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स यू ट्राई टू बी गुड। जो गॉड का आइडियाज़ हैं वो जैसे बोलता है अपना लाइफ लीड करने को, बेसिकली क्रिश्चियंस बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जैसा बनने का कोशिश करो, कि वो जो अपना लाइफ जिया था, एक गलती तुम उसके लाइफ में नहीं निकाल सकते हो कि ये काम उसने जो किया था ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो जीसस क्राइस्ट आए ही था अर्थ पे एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए, और उसके लाइफ में सारे के सारे एग्जाम्पल्स ही, एक एक सेकंड जो वो जिया था उसमें कुछ ना कुछ टीचिंग्स दिया था। तो इतने सारे टीचिंग्स है एक एक उसके बात में, एक एक उसके एक्शन में, कि बेस्ड ऑन दैट यू कैन हैव द आंसर इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तुम लाइफ में जो भी जैसा भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, जीसस के बारे में जो स्टोरीज़ बताई गई है हमें, उसमें कहीं ना कहीं तुमको अपने सिचुएशन का आंसर मिल ही जाएगा। एंड इसीलिए क्रिश्चियनिटी में मेडिटेशन का मतलब योगा और ये सब कुछ जो करते हैं वो सब नहीं होता है मेडिटेशन। क्रिश्चियनिटी में मेडिटेशन का मतलब होता है मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जैसा है ना कि कोई एक अच्छा आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल तुम पढ़ रहे हो, सो इतना अच्छा अंग्रेज़ी, इतना अच्छा लैंग्वेज में वो लिखा है कि जितनी बारी तुम पढ़ोगे ना उतनी बारी तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ नया बत्ती जलेगा। सो अगेन द बाइबल इज़ प्रीटी मच द सेम। जितना ज़्यादा ये स्टडी आपने करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ बोल भाई। ये आपने